वंदे मातरम दोस्तों, जय मां भारती। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम एंशिएंट वैदिक साइंटिफिक रिसर्च सिस्टम के बारे में जानकारी लेने जा रहे हैं। अभी तक आप ये तो जान ही गए होंगे कि हाल ही में पिछले 30-40 वर्षों में भारत की जड़ी बूटियों पर जितनी रिसर्च विश्व में हुई है उतनी शायद भारत में ना हुई हो। यानी भारत के आयुर्वेद को समझने की कोशिश पूरी दुनिया कर रही है। लेकिन भारत की संस्कृति में भारत के पास में ऐसे साइंटिफिक रिसर्च सिस्टम थे, हमारे एंशिएंट गुरुज के पास में, भारत के जो मनीषी रहे हैं, जंगलों में जो रहते थे, उनके पास में ऐसे रिसर्च सिस्टम्स थे जिनके ऊपर रिसर्च पूरे विश्व में चल रही है और उसकी तरफ हमारा ध्यान बहुत कम जा रहा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं ऐसे ही एंशिएंट वैदिक साइंटिफिक रिसर्च सिस्टम के बारे में बात करने वाला हूं। पूरी दुनिया के अंदर भारत के मनीषियों के द्वारा शुरू किया गया यह वैज्ञानिक तंत्र, इसके ऊपर पूरी दुनिया में रिसर्च हो रही है। हमारी खुशनसीबी है कि भारत में भी अब इसके ऊपर रिसर्च होनी शुरू हो गई है और इस रिसर्च सिस्टम से, जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा, हमारे जीवन की बहुत सारी समस्याओं का समाधान निकल सकता है। ऐसी कौन कौन सी समस्याएं हैं जिनका समाधान ये रिसर्च सिस्टम कर सकता है? सोचकर देखिए, अगर आपके परिवार के अंदर कोई एक ऐसा पेशेंट हो जो डिप्रेशन से गुजर रहा हो, आप उससे बात करना चाहते हैं, आप उससे कुछ भी खिलाना चाहते हैं, कुछ भी पिलाना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, वो रिस्पॉन्ड ही ना कर रहा हो, आप क्या करेंगे उस केस में? साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे, साइकोलॉजिस्ट के पास जाएंगे, इनसे मदद मांगेंगे। सपोज कीजिए साइकोलॉजिस्ट और साइकेट्रिस्ट भी मना कर देते हैं कि ये पेशेंट पे हम हार चुके हैं, मुझे आप बताइए उस पेशेंट के साथ में आप क्या कर सकते हैं जिससे उसे वापस जीवंत आप कर सकें। अगर आपके पास जवाब नहीं है तो आज की इस वीडियो में आपको इसका जवाब मिलने वाला है। सपोज कीजिए आपके घर के अंदर दिन प्रतिदिन अब भारत में क्या हो रहा है, कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं और कैंसर के पेशेंट बढ़ रहे हैं। आप उनको जितनी जड़ी बूटियां पिला सकते हैं करवा लिया, कीमोथेरेपी करवा ली, उसके बावजूद आपको लग रहा है बड़ा इनकम्प्लीट है। क्या कोई ऐसी औषधीय ताकत है जो इसे कैंसर से बाहर ले आए पेशेंट को? आज की इस वीडियो में जो रेमेडी और वैदिक सिस्टम मैं आपको बताने वाला हूं, इसमें कैंसर तक के पेशेंट को वापस लाने की ताकत है। ये इतना प्रोफाउंड साइंटिफिक रिसर्च सिस्टम है एंशिएंट वेदास का। आपके घर के अंदर गृहिणी है, प्रेगनेंसी में है, 8th 9th मंथ चल रहा है, घर में वो आराम कर रही हैं। क्या केवल 5 मिनट सुबह और 5 मिनट शाम को अगर बहुत ही सरल विधि उनको बता दी जाए, एक छोटा सा यज्ञ करने की, और उससे आपको इस प्रकार की गारंटी मिल जाए कि आने वाली संतान बुद्धिजीवी होगी, निरोग्य होगी और धर्म का अनुसरण करने वाली होगी, तो सोचिए ये वैदिक सिस्टम हमारे जीवन में कहां तक बदलाव ला सकता है। अगर हमारे घर में कभी भी प्रेग्नेंट विमेन है तो उनको इन यज्ञ से बहुत ज्यादा मदद और होने वाली संतान को बहुत ज्यादा मदद जो है पहुंचाई जा सकती है। आज की इस वीडियो में आपको समाधान मिलेगा। हाल ही में आपने देखा पूरे देश के अंदर कोरोना फैला। ये एंशिएंट वैदिक सिस्टम जो मैं आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, अगर नित्य निरंतर हर घर के अंदर भारत में होने लग जाए, विश्वास करें, कोई भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, कोई भी वायरल इन्फेक्शन, कोई भी फंगल इन्फेक्शन, हवा से आने वाले कितने भी कीटाणुओं को 99.9% तक रोकने में हम कामयाब हो जाएंगे। और ये वायरल इन्फेक्शन देश के अंदर फैल सके, ऐसा नहीं होगा। आज के इस एंशिएंट वैदिक सिस्टम से हम बताएंगे कि कैसे एंटीवायरल और एंटीबैक्टीरियल एक्शन इसका हवा से लेकर शरीर तक के अंदर ये करने में कामयाब है। सपोज कीजिए इतने न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं देश के अंदर, और हमने देखा ही इतिहास के अंदर हिरोशिमा का, नागासाकी का हमारे पास में एग्जाम्पल है। न्यूक्लियर रेडिएशंस अगर फैलती है, क्या हमारे भारत के मनीषियों के पास में ऐसा सिस्टम था कि कभी ऐसी रेडिएशंस फैले तो हवा में उन रेडिएशंस की तादाद को यह कम कर दे? साइंटिफिकली, वैज्ञानिक तौर पे आज भौतिक विज्ञान ने यह प्रूव कर दिया है कि जिस एंशिएंट वैदिक सिस्टम की हम आज बात करने वाले हैं, इससे हवा में बीटा रेज, गैमा रेज, अल्फा रेज, इन सब को कम करने के चांसेस जो हैं इसके साथ में उत्पन्न हो सकते हैं और रेडिएशंस तक को एब्जॉर्ब करने की इसमें ताकत है। आपके घर के अंदर आजकल आरओ तो लगे होंगे, मिनरल वाटर हम पी रहे हैं। पिछले 10 साल से जितनी
आपके पास में बातें आ रही है, उसमें ये तो बात आ गई कि आरओ से निकलने वाला पानी मिनरल लेस होता है, वो आपके शरीर के मिनरल को खींचता है ऑस्मोसिस के एक्शन के थ्रू। आपके घुटनों में, आपके शरीर को रोगी बनाने में उसका जितनी महत्वपूर्ण भूमिका है उतनी शायद किसी दूसरी चीज की नहीं है, क्योंकि पानी हम सारा दिन पीते हैं। अगर पानी जो जिसको पॉल्यूट किया जा रहा है उसको दुनिया में स्वच्छ करने का सबसे बड़ा तंत्र कोई बन सकता है तो वो एंशिएंट वैदिक सिस्टम के थ्रू आज वो टेक्निक है जो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि पानी को घर में स्वच्छ और उसमें ऐसे एसेंशियल मिनरल्स नेचुरल तौर पे कैसे ऐड हो सकते हैं जिससे हमारे और हमारे परिवार की सेहत हम बचा सकें। तो वाटर प्यूरिफिकेशन सिस्टम जो है एंशिएंट वैदिक रिसर्च सिस्टम से आज हम निकाल कर आपके साथ में साझा करने वाले हैं। सपोज कीजिए परिवार के अंदर कोई एक ऐसा सदस्य है जिसे ड्रग एडिक्शन हो गई, अल्कोहल की एडिक्शन हो गई। कितना मुश्किल है उस इंसान से जो ड्रग एडिक्शन में हो, अल्कोहल एडिक्शन में हो, ये सारी चीजें छुड़वाना। जो एंशिएंट वैदिक सिस्टम में आज आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूं, जब इसको ऐसे पेशेंट्स के साथ में किया गया तो 100% रिकवरी रेट रहा विद 0% रिकरेंस, यानी कि जब उनकी एडिक्शन से वो वापस आए तो दोबारा उस एडिक्शन की तरफ नहीं गए। ये इतना पावरफुल रिसर्च सिस्टम है जो मैं आपके साथ आज डिस्कस करने वाला हूं। भारत के खेतों के अंदर किसान जितनी खेती करते हैं उनमें यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डालते हैं। अगर ये एंशिएंट वैदिक सिस्टम हम अपनाने लग जाएं तो हमारे खेतों के अंदर यूरिया केमिकल पेस्टिसाइड डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी या बहुत कम पड़ेगी और हम 100% ऑर्गेनिक खेती की तरफ बहुत आसानी से शिफ्ट कर सकते हैं अगर भारत के किसानों में और भारत के खेतों में ये एंशिएंट वैदिक रिसर्च सिस्टम अप्लाई होना शुरू हो जाए। ये सारे बेनिफिट जो मैंने आपको अभी तक बताए हैं ये सब कुछ संभव है और जो बातें मैं आज आपको कहने वाला हूं ये किसी केवल वेदों से, पुराणों से नहीं ली गई। हमें बहुत खुशी होती है जब किसी चीज में, वेदों और पुराणों में कोई चीज लिखी है लेकिन उसको टिक मार्क कोई वैज्ञानिक करता है। तो एक नहीं 100 वैज्ञानिकों के रिसर्च आर्टिकल्स मैं आपके साथ में आज डिस्कस करूंगा जो 100% आपको इस बात पर टिक मार्क लगाएंगे कि मेरी कही हुई बात क्यों एक एक बात सच है, वो प्रमाणित है। और ये एंशिएंट वैदिक रिसर्च सिस्टम किस वक्त, किस समय, किस तरह से हमारे घरों में होना चाहिए जिससे जितनी समस्याएं मैंने अभी तक बताई और जितने समाधान मैंने आपको बताए वो सब हमें प्राप्त हो सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं और डिस्कस करने वाले हैं एंशिएंट वैदिक रिसर्च, साइंटिफिक रिसर्च सिस्टम यानी कि अग्निहोत्र यज्ञ। वीडियो के अंदर मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, हमारी वीडियो थोड़ी लंबी होती है। अगर आपको बहुत जल्दी से बहुत छोटी छोटी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप 5-5 मिनट की जो वीडियो यूट्यूब पे अवेलेबल है उनको देख सकते हैं। हमारी वीडियो का लक्ष्य होता है 2 तरीके का। एक चीज, एक ऐसी कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो बनाना जिसके बाद में कोई भी बचे हुए प्रश्नों के प्रश्न ना रह जाएं, वो सारे प्रश्नों के समाधान हम अपनी वीडियो में लेकर आते हैं। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज, हम वीडियो के अंदर आपको ये चीज बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त करना एक बात होती है लेकिन उस ज्ञान को जब तक आप अप्लाई नहीं करेंगे तब तक उस ज्ञान का कोई फायदा नहीं। तो ज्ञान अग्निहोत्र यज्ञ कैसे होता है इसका ज्ञान तो बहुत लोगों को है, लेकिन वो किस समय, किस तरीके से हम अपने घर में कर सकते हैं जिससे हमें पूर्ण लाभ मिल जाए, इसका ज्ञान नहीं है। इसीलिए हमारे भारतवर्ष के अंदर बहुत ज्यादा लोग अग्निहोत्र यज्ञ करने की विधि को तो जानते हैं लेकिन उसे घर में कर नहीं पाते। आज की इस वीडियो में हम उस जो प्रॉब्लम है, उस प्रश्न है, उसका जवाब भी ढूंढेंगे। तो जैसा मैंने बताया आज की वीडियो होने वाली है अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और समझते हैं कि अग्निहोत्र यज्ञ क्या होता है। अग्निहोत्र, होम अग्निहोत्र यज्ञ ये एक प्रकार का बहुत संक्षिप्त रूप में किए जाने वाला एक ऐसा यज्ञ है जो सुबह सूर्य उदय के समय और जब सूर्य ढल रहे हों केवल उस समय 2-2 मिनट के लिए किया जाता है। मात्र 2 से 3 मिनट के लिए किया जाता है, लेकिन हर रोज सुबह 2 मिनट और शाम के 2 मिनट अगर ये लगा दिए जाएं, ये वो सारे बदलाव हमारे शरीर में ला सकता है, हमारे जीवन में ला सकता है जिनकी चर्चा मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में की है। अगर हमारे घर में कोई ऐसा सदस्य है तो हम उसे बचा सकते हैं और अगर निरंतर रूप से हम इसे करें तो हमारे घर में ये सारी समस्याएं उत्पन्न नहीं होंगी जिनका जिक्र मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में किया। अब समझते हैं अग्निहोत्र यज्ञ जो होता है वो किस प्रकार, जैसा मैंने बताया सुबह किया जाता है और शाम को किया जाता है। इसके लिए कौन कौन सी आवश्यक सामग्रियां हमारे पास होनी चाहिए, फिर हम समझेंगे ये किया किस प्रकार जाता है। मेरे सामने जैसे आप देख सकते हैं 4-5 चीजें हैं।
बहुत सरल है, आसानी से मिल जाएंगे, लेकिन शुद्ध मिले ये थोड़ा मुश्किल है, इसलिए शुद्धता की तरफ थोड़ा जाने का प्रयत्न करेंगे। सबसे पहले जैसा आप देख पा रहे हैं, ये देसी गाय के गोबर के कंडे हैं। ये देसी गाय के गोबर के कंडों की हमें आवश्यकता होती है। हमें आवश्यकता होती है एक हवन कुंड की, जिसकी एक प्रॉपर डायमेंशन होती है। मैं डायमेंशन आपको बताऊंगा, अभी एक एक चीज आपको डिटेल में बताऊंगा कि एक एक चीज का कैसे ध्यान रखना है। भीमसेनी कपूर की हमें आवश्यकता पड़ सकती है, जो शुद्ध कपूर बोला जाता है। हमें अक्षत की जरूरत पड़ेगी, अक्षत यानी कि ऐसा चावल जो टूटा हुआ ना हो, तो ब्राउन राइस होना चाहिए इसमें। हमें जरूरत पड़ेगी माचिस की, और हमें जरूरत पड़ेगी शुद्ध देसी गाय के बिलोने घी की। ये मुख्य रूप से वो सामग्रियां हैं जिनकी हमें जरूरत पड़ेगी। अब हम समझेंगे एक एक चीज को, क्योंकि भारत के पुराने एंशिएंट सिस्टम में जो चीजें थी वो बड़ी आसानी से सरलता से प्योर ही मिलती थी। आज का जमाना एडल्ट्रेशन का है, इतनी आसानी से प्योर नहीं मिलती। तो एक एक चीज को सावधानी से समझेंगे होगा क्या। सबसे पहले आते हैं, सबसे मेन पार्ट ये है हवन कुंड। ये जो हवन कुंड आप देख रहे हैं, इस तरह का एक कॉपर का स्टैंड है, हमने तो बनवाया है स्पेशल, और इस तरह के पीसेस और बनेंगे क्योंकि हमारे बेनिफिशियरीज को हमें ये प्रोवाइड करने होंगे। तो एक इस तरह का स्टैंड जो है, ये कॉपर का भी हो सकता है, कॉपर का ले लें या मिट्टी का ले लें। हवन कुंड जो है केवल 2 मेटल का ही हो सकता है, या तो ये तांबे का होगा या मिट्टी का होगा। सोने या चांदी का हो सकता है, लेकिन अफोर्ड करने में थोड़ा मुश्किल आती है, इसलिए 2 मेटल मेन माने, एक तो क्ले और एक आपने बताया जो कॉपर है, तांबा है। ये हवन कुंड जो है, अगर आप देख पा रहे हो तो इसके अंदर पिरामिड टाइप है, मतलब इसके अंदर जो है लाइंस बनी हुई है। अगर आप देख पा रहे हैं तो ये नीचे है, इसके ऊपर एक लाइन है, एक लाइन है, इसमें बेसिकली एक तरह के सेक्शन बने हुए हैं। अगर हम इसको उल्टा कर दें तो ये जैसे इजिप्ट में पिरामिड्स होते हैं उस प्रकार से होता है। तो इसी प्रकार का हमें इसके अंदर जो कुंड है वो लेना है। अब आते हैं इसकी डायमेंशन, इसकी एग्जैक्ट डायमेंशन होती है कुंड की। उसी डायमेंशन के अंदर अगर हम लेंगे तो इसका लाभ जो है हमें सर्वोत्तम प्राप्त होगा। डायमेंशन क्या होती है? ये जो ऊपर का हिस्सा है हमारे पास कुंड का, अगर हम इसे इंच टेप से अगर हम इसे मेजर करेंगे तो ये ऊपर का एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जो है वो बैठेगा ठीक 14.5 सेंटीमीटर, इधर से इधर और इधर से इधर, यानी स्क्वायर के अंदर 14.5 सेंटीमीटर। जब आप इसे उल्टा कर देंगे बॉटम पे, तो यहां के कोने से यहां के कोने तक जो इसकी मेजरमेंट रहेगी वो रहेगी ठीक 5.5 सेंटीमीटर। 5.5 सेंटीमीटर यहां पर और 5.5 सेंटीमीटर यहां पर। जब नीचे से लेके ऊपर तक की इसकी यहां तक की हाइट आप देखेंगे तो ये जो हाइट होगी ये होगी ठीक 6.5 सेंटीमीटर। यानी कुल मिलाकर देखें तो यहां ऊपर से जो उसका अपर एरिया है वो 14.5 सेंटीमीटर होना चाहिए दोनों तरफ, नीचे 5.5 सेंटीमीटर और इसकी हाइट 6.5 सेंटीमीटर। ऐसा हवन कुंड हमें प्योर कॉपर का लेना है। तो इस प्रकार के हवन कुंड की आपने व्यवस्था करी और उस प्रकार से स्टैंड के ऊपर आपने इसको रख दिया। अब इसके अंदर हमने रखना है देसी गाय के गोबर के कंडे। तो देसी गाय के गोबर के कंडे कैसे हों, इसमें विशेष ध्यान ये रखना है कि जो कंडे हैं ये केवल और केवल देसी गाय के ही होने चाहिए। 100 and thousands of research articles are available जिसमें बताया गया है कि HF जर्सी गाय के या भैंस के कंडों का इस्तेमाल हमारे भारतीय यज्ञ सिस्टम में कहीं नहीं होता था। तो केवल और केवल ऐसी देसी गाय का ही हमें उसके गोबर के कंडे लेने हैं जिनकी पीठ के ऊपर कुंबड़ है, ये इसकी सबसे बड़ी आइडेंटिफिकेशन होती है, हम्प है, और उसके शुद्ध देसी गाय के गोबर से ही ये कंडे बनने चाहिए। दूसरी विशेष बात जो हमें इन कंडों के बारे में रखनी है वो ये कि ये कंडे जब सुखाए जाएंगे, नॉर्मली क्या होता है गोबर जो है वो आता है हमारे पास में, गौ में आता है, और उसको जो है हम कहीं दीवार पर कहीं जमीन पर सुखाने के लिए रख देते हैं, जिसमें उसके बाद में थोड़ी थोड़ी चींटियां उसके ऊपर जाएगी और उसके बाद में वो सूखेगा। कोशिश करनी चाहिए जब हम इन कंडों को सुखाते हैं तो ये कपड़े के ऊपर सूखें, स्वच्छता के साथ में इनको सुखाना हो। जिस गाय का हमने चयन किया है वो पूर्ण रूप से स्वस्थ होनी चाहिए। और तीसरी बात, उसके गोबर का जो कंडा है वो 5 घंटे के अंदर अंदर ही सूख जाए। ये इसलिए किया जाता है ताकि उसके अंदर किसी तरह के बाद में एडल्ट्रेशन होने के, कीड़े मकोड़े चढ़ने के, इनके चांसेस को कम किया जा सके। तो देसी गाय के गोबर के कंडे 5 घंटे में सूखे हुए, जिनको पूर्ण रूप से निरीक्षण के अंदर रखकर अगर कपड़े के ऊपर सुखाकर हम हासिल कर लें तो बहुत अच्छा। ये जो मैं कंडे लेकर आया हूं आप देख सकते हैं जैसे मोटे हैं, काफी मोटे हैं।
तो इतने मोटे कंडों की आवश्यकता नहीं है, पतले कंडे होने चाहिए, बड़े होने चाहिए। हमारे पास अभी ये उपलब्ध थे इसलिए हम ले आए, लेकिन जो कंडे हम इसमें इस्तेमाल करने चाहिए हमें, वो बड़े होने चाहिए और पतले होने चाहिए। उन कंडों को आप इस प्रकार से तोड़कर अपने हवन कुंड में साइड में लगा सकते हैं। पहले जो एक कंडा है वो आप इस प्रकार से नीचे लगा दें, सबसे नीचे, अगर ये फिट होता है तो, नहीं तो इसको थोड़ा सा तोड़कर जैसे हमने लगाया था इस प्रकार से लगा दें। जब कंडों को हम लगा रहे हैं तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि इसमें हवा का पूरा प्रावधान रहे आने जाने का, क्योंकि जब हम अग्नि को प्रज्वलित करेंगे तो अग्नि को प्रज्वलित करते हुए इसमें जब हवा पूरी निरंतर रूप से जाएगी तभी ये ढंग से प्रज्वलित हो पाएंगे। तो इस बात का हमें विशेष ध्यान रखना है। और एक के ऊपर एक पाइल करके हमने इस तरीके से इन कंडों को रख दिया। आपस में इनमें निरंतर स्पेस बना रहे, इसका हम ध्यान रखेंगे और इसको थोड़ा ऊंचा और बड़ा हम कर सकते हैं। अब इसके बाद में ये हमने अपने कुंड के अंदर देसी गाय के गोबर के कंडों को रखा। भीमसेनी कपूर जब अग्नि हम प्रज्वलित करेंगे तो उसमें काफी अच्छा रोल इनका रहता है। बहुत सारे अग्निहोत्र यज्ञ होते हैं जिनमें भीमसेनी कपूर बताया जाता है, बहुत सारे यज्ञ में नहीं बताया जाता। मुश्किल काम होता है शुद्ध कपूर लेकर आ पाना। तो कपूर की अच्छे से टेस्टिंग करके विश्वसनीय स्रोत से ही कपूर लेकर आए। अगर कपूर उपलब्ध ना हो तो बिना कपूर के यज्ञ कर लें, लेकिन बाजार के नकली, मिलावटी और सिंथेटिक कपूर का इस्तेमाल ना करें, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। अग्निहोत्र होम यज्ञ के अंदर कोई भी ऐसी वस्तु का इस्तेमाल नहीं करना जो सिंथेटिक हो, जो अपवित्र हो। ये इसके पूरे बेनिफिशियल इफेक्ट को खत्म कर सकती है। क्योंकि कपूर भीमसेनी शुद्ध मिलना मुश्किल होता है, इसलिए हम कह रहे हैं कि कपूर के बिना कर लीजिए, लेकिन अगर कपूर इस्तेमाल कर रहे हैं तो शुद्ध भीमसेनी कपूर होना चाहिए। हमारे पास में जो अभी कपूर है इसमें हमें विश्वास है 90 से 95% इसकी प्योरिटी है, तो इसीलिए हम इसका इस्तेमाल जो है अभी कर रहे हैं। तो ये भीमसेनी कपूर हमने इसमें नीचे जो है बीच में जगह पर रख दिया। जो इस्तेमाल होना चाहिए घी, वो शुद्ध देसी गाय का बिलोना घी केवल इस्तेमाल होना चाहिए। आजकल ठंड बहुत है तो मैं इसको हालांकि पिघाल कर लेकर आया था। बिल्कुल थोड़ी मात्रा में जो घी है वो हमें लेना है, और जो अक्षत हम लेकर आए थे इनके ऊपर हमें ये घी जो है ये अच्छे से लगाना है। अक्षत के बारे में अब आपको ध्यान रखना है कि जो अक्षत होते हैं, अक्षत किन्हें कहा जाता है, वो चावल जो टूटे हुए ना। तो इसीलिए जो साबुत चावल होते हैं उनका ही केवल इस्तेमाल किया जाएगा। और दूसरी महत्वपूर्ण बात कि ये चावल जो है ये होना चाहिए ब्राउन राइस, मतलब पॉलिश्ड चावल का इस्तेमाल इसमें बिल्कुल भी ना करें। जैविक चावल होगा तो और बढ़िया, क्योंकि शुद्धता के साथ में हम ये यज्ञ करने वाले हैं। और इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है कि ये ब्राउन राइस हो, पॉलिश्ड राइस ना हो। तो जैसा आपने देखा, शुद्ध देसी गाय का बिलोना घी मतलब वो घी जो देसी गाय के दूध से दही बने, मथ मथ के नोनी मक्खन निकले, और उस मक्खन को पकाकर जब जो घी बनता है उस घी का इस्तेमाल करना है। अगर आपको कहीं पर उपलब्ध नहीं होता, पास की गौशाला में जाके जब बोलेंगे तो वहां से आपको ये उपलब्ध हो जाएंगे। तो इस प्रकार से जो हमारे अक्षत थे आप देख सकते हैं, उनको दो भागों के अंदर हमने डिवाइड कर दिया। घी लगाने के बाद में जो हम पात्र लेकर आए थे उसके दो हिस्सों में हमने बराबर बराबर चावल जो है वो रख दिए। अब देसी गाय के गोबर के जो कंडे हैं हमारे पास में, थोड़ा थोड़ा घी जो है इनके ऊपर लगाया जा सकता है। वो इसलिए लगाया जा सकता है ताकि इनको प्रज्वलित होने में किसी भी प्रकार की समस्या ना आए, और जो हम यज्ञ करना चाहते हैं ये सरलता से अग्नि जो है वो ये पकड़ ले और हमारा यज्ञ जो है वो सरलता से संपूर्ण हो जाए। तो आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमने जो कुछ कंडे हैं उनके ऊपर हमने घी जो है पर्याप्त मात्रा पे लगा दिया है। और इसीलिए मैंने आपको पहले शुरू में कहा था कि अगर हमारे पास में कपूर ना भी हो, शुद्ध देसी गाय का घी है, तो अपने आप में पर्याप्त है अग्नि को प्रज्वलित करने में।
और हमें इतनी कठिनाई जो है वो नहीं होगी अगर हम देसी गाय का शुद्ध घी जो है वो इस पर अप्लाई कर देते। तो ये हमने देखा कि इस प्रकार से हमने जो कंडे हैं उनको लगाया। अक्षत अब हमारे पास में अवेलेबल है, घी का हमने इस्तेमाल कर लिया। अब आपको समझना है कि ये हमारी सामग्री जो है पूर्ण रूप से तैयार हो गई। देसी गाय के गोबर के कंडे थे, ये हमने किस प्रकार से हवन कुंड में लगाए ये आपने अभी देखा। बीच में हमने भीमसेनी कपूर रख दिया, बाजू में हमारे अक्षत है, और अब ये हो गया। अब ये यज्ञ की हमारी जो है तैयारी हुई, जिस तैयारी को होने में 2 से 3 मिनट लगे, जब हर रोज अभ्यास करेंगे तो और जल्दी काम हो जाएगा। अब आपको चाहिए अपने, आजकल तो सबके पास स्मार्टफोन्स हैं, और नहीं है तो अपने क्षेत्र में सूर्य उदय कब होता है और सूर्य ढलता कब है, सूर्यास्त कब होता है, इन दोनों की एग्जैक्ट टाइमिंग आपको पता होनी चाहिए। अब ये बात आपको ध्यान रखनी है, जिस एरिया में, चाहे भारत में हो चाहे अमेरिका में हो, कहीं पर भी हो, ठीक जिस शहर के जिस जगह पे आप हैं वहां पर सूर्य अस्त और सूर्य उदय कब हो रहा है इसकी पूर्ण रूप से जानकारी आपको होनी चाहिए। ये जानकारी आपको कहां मिलेगी? आजकल तो एडवांस सिस्टम है, गूगल पे भी सर्च करेंगे लोकेशन को ऑन करके तो एग्जैक्ट वो सूर्य उदय और सूर्य अस्त आपकी लोकेशन का ही बता देता है। मैंने सर्च करके देखा है। और नहीं तो गूगल प्ले के ऊपर बहुत सारी एप्स ऐसी अवेलेबल है, फिर भी एक आधा लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। वो ऐप अगर आप डाउनलोड कर लेंगे तो आपको एग्जैक्ट अपनी लोकेशन के ऊपर सूर्य उदय और सूर्य अस्त कब होने वाला है इसकी जानकारी पूर्ण रूप से मिल जाएगी। तो सपोज कीजिए कि सुबह 7:14 पर सूर्य उदय होने वाला है, आजकल सर्दियों का समय है, तो आपको 7:10 पर आ जाना है और ये सारी सामग्री तैयार कर देनी है और इसको प्रज्वलित कर देना है। प्रज्वलित करने का समय 7:10 पे आप बैठे थे तो 7, 11, 12, 13 कभी भी हो सकता है। जो इसमें आहुति दी जाएगी, आहुति किसकी देंगे? अक्षत की। तो जो अक्षत की आहुति है ये ठीक 7:14 पर ही होनी चाहिए, पहली आहुति। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। ऐसे ही जब सूर्य अस्त होगा, सपोज कीजिए 5:30 बजे हुआ, 5:35 पे हुआ, तो 5:30 या 32 पे आप इसको प्रज्वलित कर सकते हैं, लेकिन इसमें जो आहुति देंगे अक्षत की वो ठीक 5:35 पर ही होनी चाहिए, इसका हमें ध्यान रखना है। तो जैसा मैंने आपको बताया, अब हम इसको प्रज्वलित करते हैं। क्योंकि हमने कपूर लगाया है तो कपूर के साथ में हम इसको बड़ी आसानी से अभी प्रज्वलित कर लेंगे। और ये हमारा जो है, क्योंकि घी भी हमने लगा रखा है अच्छे से, तो मुझे नहीं लगता कि प्रज्वलित होने में किसी तरह की कोई समस्या आएगी। और ये आपके सामने जो है हमारा यज्ञ जो है, कुंड जो है, और उसमें जो हमारी सामग्री है प्रज्वलित हुई। अब सपोज कीजिए कि 7:12 का समय है। अब 7:12 के समय में आपने ये प्रज्वलित कर लिया और ठीक 7:14 पर जब हमारा सूर्योदय का समय, तब तक ये अग्नि प्रज्वलित होगी। इसको 1, 2 इस प्रकार से जो है 1 या 2 मिनट जो है इसको कम से कम इस तरह से प्रज्वलित होने देना चाहिए, जब तक अग्नि जो है वो पूर्ण रूप से जो है अपनी प्रवाह को नहीं पकड़ लेती। और उसके बाद में हम आहुति देंगे तो उत्तम रहेगा। तो इस प्रकार से ये धीरे धीरे अग्नि जो है प्रज्वलित हो रही है। एक बार थोड़ा और अच्छे से बढ़ने देते हैं। जब हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं तभी उन चीज़ों को खुद भी प्रयोग करने का हमें अवसर प्राप्त होता है। और इतने में अग्नि जो है वो पूरी प्रज्वलित हो, मैं आपको इसके दूसरे अंश के बारे में बता देता हूं। अब हम 7:12 या 7:13 पे सपोज कीजिए हमने ये प्रज्वलित करी, 7:14 पर हमने इस पे आहुति देनी है। तो अभी आपके सामने जब मीटर चल रहा है, जब टाइम चल रहा है, तो आपको एक अंदाजा भी आ जाएगा कि कितनी देर में ये अपनी पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो जाएगी। जब हम आहुति देंगे तब कौन से मंत्र का उच्चारण करेंगे, मैं आपको बताऊंगा। ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण है। ये अभी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे हैं और इनको आपको कहीं पर लिख लेना है और इनको आत्मसात कर लेना है, क्योंकि इसमें ये मंत्र बहुत महत्वपूर्ण रहने वाले हैं। तो मंत्र क्या रहने वाला है? कमर को बिल्कुल सीधा करेंगे। जब हम आहुति देंगे, मैं पहले आपको बता देता हूं ताकि उसी वक्त हम आहुति देते वक्त ये मंत्र जो है बोलेंगे भी।
तो आहुति देते वक्त अगर सूर्य उदय का समय है तो भगवान सूर्य की उपासना करनी है और प्रजापति की उपासना करनी है। तो उस केस में हमारा जो पहला मंत्र रहेगा वो है सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम नमः। फिर से दोहरा रहा हूं, जब पहली आहुति देंगे सूर्य उदय के समय तो दोहराएंगे सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम नमः। और जब दूसरी आहुति देंगे तो कहेंगे प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम नमः। तो ये जो है दो मंत्र हमने बोलने हैं दो आहुति पर। इसी प्रकार से जब सूर्य अस्त होगा तब भगवान सूर्य के लिए नहीं, तब अग्नि को आहुति दी जाती है, तब कहा जाएगा अग्निये स्वाहा, अग्निये इदम नमः। और दूसरी आहुति देते हुए कहेंगे प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम नमः। तो आपको दोनों का पता चल गया, सूर्य उदय और सूर्य अस्त के समय हमें कौन से दो मंत्रों का उच्चारण करना है दोनों आहुति के समय। आहुति पहली कब देनी है, जब एग्जैक्ट टाइम हमारा सूर्य अस्त का और सूर्य उदय का होगा। तो अग्नि जो है ये आपके साथ में आप देख सकते हैं कि प्रज्वलित जो है वो पूर्ण रूप से हो चुकी है। अब हम इसमें आहुति देंगे। तो जो हमने दो आहुतियां अलग अलग करी थी, तो बीच की जो दो उंगलियां रहती हैं उनसे हम आहुति दे सकते हैं। तो अगर सूर्य उदय का समय है तो हम इसमें मंत्र कहेंगे सूर्याय स्वाहा, सूर्याय इदम नमः। और दूसरी आहुति लेते हुए हम बोलेंगे प्रजापतये स्वाहा, प्रजापतये इदम नमः। केवल इतनी सी क्रिया हमें करनी है और उसके बाद में जब तक अग्नि प्रज्वलित है तब तक वहीं पर बैठना है और ध्यान करना है ईश्वर का। अगर मंत्र जाप करना चाहते हैं तो गायत्री मंत्र का जाप मन ही मन कर सकते हैं, ये सर्वोत्तम रहने वाला है। अब इतनी सी क्रिया जो हमने की, आपको पता है केवल दो मंत्र हमने बोला, तो अभी आराम से बैठना है और मन के अंदर मैं 3 बार जो है ये मंत्र गायत्री मंत्र करूंगा। आपको अभी तो आज हम वीडियो के अंदर सब कुछ बता रहे हैं, लेकिन उसके बाद में आपको पूरा ध्यान लगाकर तब तक कम से कम बैठना है जब तक ये अग्नि प्रज्वलित होती है। उसके बाद में आप बैठना चाहें, ध्यान करना चाहें तो उत्तम, अदरवाइज आप अपने काम पे जा सकते हैं। तो एक बार देख लेंगे, ध्यान करना है और अपने मंत्र का उच्चारण करना है। गायत्री मंत्र का उच्चारण कर सकते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। क्योंकि जो वेदों के अंदर वर्णित मंत्र होते हैं उनको ज़्यादा उच्चारण करके नहीं कहा जाता, इसलिए ऋग्वेद में दोनों ही मंत्र जो हैं ये सबसे पावरफुल मंत्र हैं भारतीय वैदिक सिस्टम के, एक गायत्री मंत्र और एक महामृत्युंजय मंत्र। खासकर महामृत्युंजय मंत्र को अगर संपुट लगाकर हम करें तो इसमें तो कहा जाता है कि होंठों से बाहर आवाज़ नहीं जानी चाहिए, अपने मन के अंदर ही जो ध्वनि होती है उसी को आत्मसात करते हुए हमें मंत्रों का उच्चारण करना चाहिए। ये जो अब इसमें से जो वेपर्स निकल रहे हैं, इसमें से जो हमारे फ्लेम्स निकल रही हैं, इसमें से जितनी जो ऑरा ये अच्छी क्रिएट कर रही है, इसका एक एक अंश हमारे शरीर पर, हमारे परिवार में, हमारे घर के अंदर हर एक वस्तु को, हर एक अंश को, हर एक कण को शुद्ध करने का ये कार्य कर रहा है। अब बात आती है कि जो कुछ हमने ये किया या जो कुछ मैंने आपको बताया, क्या केवल ये कर्मकांड है या इसका कोई वैज्ञानिक आधार है? भारतीय वेदों में, पुराणों में, उपनिषदों में तो ये बहुत समय से वर्णित था, लेकिन हम इसे इस प्रकार से नहीं कर रहे थे क्योंकि इसको वैज्ञानिक सर्टिफिकेशन अभी तक नहीं मिला था। एक साइंटिफिक वैलिडिटी जब किसी चीज को मिल जाती है तो उसके ऊपर भरोसा थोड़ा और बढ़ जाता है।
तो ये जो मैंने पूरी क्रिया आपको बताई, अगर आप केवल वेदों और पुराणों पर विश्वास करते हैं तो जो मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आपको ये सारी बातें बताई कि किन किन सारी चीजों को, समस्याओं को ये समाधान करने वाला है, वो सब कुछ आपको इससे प्राप्त होगा। केवल इतना कार्य हमें हर रोज करना है, उस सामग्री के साथ करना है जो मैंने आपको अभी बताई, और ये सारे लाभ हमें प्राप्त होने वाले हैं। इस वीडियो से अब आगे की वीडियो वो लोग देखें जो ये जानना चाहते हैं कि भैया जो चीज आपने बताई, क्या ये केवल कर्मकांड है या फिर इसकी कोई साइंटिफिक वैलिडिटी भी है। तो अब हम वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे कि इसकी साइंटिफिक वैलिडिटी हमारे पास क्या होने वाली है। इसको थोड़ा सा हम साइड में कर देते हैं ताकि वीडियो में हमारे अवरोध ना आए, और अब हम इसके साइंटिफिक वीडियो, जो इसके अंदर साइंटिफिक वैलिडिटी हमारी रहने वाली है, उसको हम अब पूर्ण रूप से समझेंगे कि जो कुछ हमने कहा ये केवल वेदों और पुराणों में ही मेंशन है या इसके ऊपर कोई रिसर्च भी हुई है। तो मैं आपको कुछ चीजें हैं जो बताने वाला हूं। जितनी मैंने रोगों का बात करी थी वो सारे रोगों के बारे में क्या हमारे पास में फैक्ट्स अवेलेबल है। सबसे पहला मैंने आपको बताया था कि अगर परिवार के अंदर कोई भी ऐसा सदस्य जिसे डिप्रेशन हो जाए, तो डिप्रेशन में भी और एडिक्शन में भी, ड्रग एडिक्शन हो, अल्कोहल एडिक्शन हो, तो कैसे ये मदद कर सकता है, इसके ऊपर कोई रिसर्च हुई है। तो मैं विद रेफरेंस आपको कोट कर रहा हूं। 1989 में लेफ्टिनेंट कर्नल जीआर गोलेचा ने किर्की के अंदर आर्मी मिलिट्री हॉस्पिटल के अंदर एक रिसर्च की, जिसमें उन्होंने 18 केसेस लिए अल्कोहल के, जिनको अल्कोहल की लत थी, ऐसे ऑफिसर्स। और उसमें एक महत्वपूर्ण केस था 25 साल की उम्र के ऑफिसर का, जिनको ड्रग एडिक्शन थी। और सबसे बड़ी बात यह थी कि जो 25 साल के आर्मी ऑफिसर की हम बात कर रहे हैं, इनके ऊपर डी एडिक्शन प्रोग्राम के हर तरीके के प्रोग्राम्स को इनको करवा कर देख लिया था। अंत में इनकी मोटिवेशन खत्म हो गई थी और कोई भी नहीं ये कह पा रहा था कि इनको ड्रग एडिक्शन से हटाया जा सकता है। उस समय पर कर्नल जीआर गोलेचा को अग्निहोत्र यज्ञ के बारे में पता था। ये सारी इंफॉर्मेशन गूगल पर अवेलेबल है, आप थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगी। और उन्होंने ये किया। अब मैं आपको रिजल्ट्स बताता हूं 25 साल के ऑफिसर के। जब किया गया तो जाहिर सी बात है वो पहले दिन तो अग्निहोत्र यज्ञ के अंदर नहीं बैठे, लेकिन उनके पास में करना यह आरंभ कर दिया गया। 7वें दिन सुबह शाम जब ये किया गया तो 7वें दिन वो आर्मी ऑफिसर उठे। उठने के बाद में यज्ञ के अंदर उन्होंने खुद उसमें शामिल होना आरंभ कर दिया। और ठीक 4 हफ्तों के बाद में, यानी 1 महीने के बाद में, उन्होंने ड्रग्स का सेवन बंद कर दिया। कर्नल जीआर गोलेचा ने इस रिसर्च को यही नहीं रोका। 15 महीने तक लगातार ऑब्जर्व किया गया 25 साल के उस युवक ने, जिसने ड्रग को लेना 4 हफ्ते के अंदर छोड़ दिया था। अगले 15 महीनों तक रिसर्च चलती रही। उन्होंने ड्रग्स को दोबारा हाथ नहीं लगाया, यानी 0% रिकरेंस का केस हुआ। अब आप खुद सोचिए, जो समस्या इतनी बड़ी थी, जिसके ऊपर पूरी दुनिया के वैज्ञानिक, पूरी दुनिया के डॉक्टर्स जो थे वो हार चुके थे, एक साधारण सरल विधि से ड्रग एडिक्शन का एक पेशेंट मात्र 4 हफ्तों में वापस आया, डी एडिक्शन पे गया और रिकरेंस उसके अंदर नहीं आया। ये सबसे बड़ा समाधान देता है उन लोगों के लिए जो अल्कोहल और ड्रग एडिक्ट हैं। अगर उनके परिवार में आज ही अग्निहोत्र यज्ञ सुबह शाम होना शुरू हो जाए तो आप सोचिए मात्र 2-2 मिनट की विधि से कितना बड़ा कल्याण उस परिवार का हो सकता है। यह रिसर्च है जो अवेलेबल है, गूगल पर आप इसको सर्च कर सकते हैं। प्रेग्नेंट विमेन के लिए हमने बताया कि प्रेग्नेंट विमेन जहां पर है वहां पर ये यज्ञ जो है 8वें या 9वें में हमें करने चाहिए। 8वें या 9वें मंथ के अंदर तो कम से कम जरूर करनी चाहिए, क्योंकि कोई भी चीजें अगर हम लर्न करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि उसका कब यूज कर सकते हैं। 8th और 9th मंथ में मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज 8th एंड 9th मंथ के टाइम पे जो महिलाएं जो भी गर्भवती होती हैं वो अपने घर में रेस्ट कर रही होती हैं। यूजुअली बहुत सारी वर्किंग लेडीज होती हैं, हो सकता है उनके पास सुबह और शाम का समय ना हो, लेकिन 8th और 9th मंथ के अंदर तो वो छुट्टी पर चली जाती हैं और डिलीवरी के बाद भी वो घर में आराम कर रही होती हैं। उस समय पर अगर 2-2 मिनट का कोई भी सदस्य उनके पास ये यज्ञ कर दे या फिर वो खुद ये कर लें तो ये बहुत बड़ा कल्याणकारी सिद्ध हो सकता है होने वाले बच्चे के लिए। क्यों?
क्योंकि गर्भ संस्कार के बारे में अगर आप सर्च करेंगे गूगल पे तो आपको हंड्रेड एंड थाउजेंड्स ऑफ ये आर्टिकल्स मिल जाएंगे कि जो मां प्रेगनेंसी के टाइम पर कार्य करती है उसका प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। और बच्चे के ऊपर जो प्रभाव इसका पड़ने वाला है उसका मैं साइंटिफिक आपको फैक्ट देता हूं। डॉक्टर सेल्व मूर्ति ने 1989 में आईआईटी दिल्ली के अंदर एक प्रेजेंटेशन दी थी जिसके अंदर उन्होंने ये अग्निहोत्र यज्ञ के ऊपर पूरी स्टडी की थी। उन्होंने 2 ग्रुप बनाए थे। एक में अग्निहोत्र यज्ञ जब किया गया, मैंने जब आपके सामने अग्निहोत्र यज्ञ कहा तो मैंने क्या कहा, इसमें मंत्र जो हैं वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। एग्जैक्ट वही मंत्र उसी प्रकार से बोले जाएंगे, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। जब डॉक्टर सेल्व मूर्ति ने रिसर्च करी तो एक ग्रुप को कहा कि तुम वही मंत्र बोलो जो वेदों में वर्णित है, और दूसरे ग्रुप को कहा आप कोई भी कुछ भी बोलो, हमें मंत्रों से कोई लेना देना नहीं। जिस ग्रुप ने मंत्रों के साथ में सही विधि के साथ में अग्निहोत्र यज्ञ किया था उनके अंदर ये ऑब्जर्व किया गया, क्योंकि ये रिसर्च एक साइंटिस्ट ने की थी, जो ग्रुप ये कर रहा था उसमें हार्ट रेट करने वालों की जब वो अग्निहोत्र यज्ञ करते थे तो बैलेंस होती है, रेगुलेट होती है, हल्की सी रिड्यूस होती है। उनकी जो बॉडी का टेम्परेचर है वो 1 डिग्री बढ़ता है, और उनके ब्रेन के अंदर सभी प्रकार के जो ब्रेन के सभी सेक्शंस जो हैं वो आपस के अंदर बेटर कोऑर्डिनेशन शो करते हैं, जिससे ब्रेन में ट्रैंक्विलिटी ऑब्जर्व होती है और मन शांत होता है। ये तीनों ऑब्जर्वेशन डॉक्टर सेल्व मूर्ति ने 1989 के आईआईटी दिल्ली के अंदर जो अपना वक्तव्य दिया था उसके अनुसार उन्होंने रिसर्च में पाया था। अब आप इसको अप्लाई करिए। प्रेग्नेंट विमेन है, ये जो हमारे पास में जितनी भी अब इसमें से जो है जो हमारे पास में वेपर्स आ रही हैं, हमें पता है कि हमने जो सामग्री अभी प्रज्वलित करी है ये एक एक सामग्री शुद्ध है। ये प्रकृति में मिलने वाली सबसे शुद्ध सामग्रियों में से एक है। जब ये वेपर्स मेरे अंदर जाएंगी या प्रेग्नेंट विमेन के अंदर जाएंगी या प्रेग्नेंट विमेन इसको खुद करेंगी तो यही ब्रेन के अंदर एक्टिविटी उनके होने वाली है। जब उनके होने वाली है, उनका मन शांत होगा, उनका दिमाग शांत होगा, तो होने वाले बच्चे पर इसका कितना प्रभाव पड़ेगा, ये कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए हमने वीडियो की स्टार्टिंग में कहा कि अगर आपके घर में गर्भवती महिला है, और इससे दूसरा निष्कर्ष निकाला क्या जाएगा, जब हमने इससे पहले ड्रग एडिक्शन की बात करी तो ड्रग एडिक्शन में प्रभाव कब दिखने लगा, 4 हफ्ते के अंदर अंदर। अगर 9वें महीने में डिलीवरी से 1 महीना पहले भी अग्निहोत्र यज्ञ प्रेग्नेंट विमेन के पास कर दिया जाए तो होने वाली संतान के बुद्धिजीवी होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि मां के अंदर जितनी शांति, जितना उनका मन शांत होगा, जितनी उनका जो ब्रेन है वो शांत होगा, स्ट्रेस लेवल जितने कम होंगे, उतना ही बच्चा जो है उसके ऊपर ये पूर्ण रूप से प्रभाव डालने वाला है। तो हमारे घर में अगर गर्भवती महिला है तो मात्र 2-2 मिनट के सुबह शाम के संस्कार उनको कितनी सारी प्रॉब्लम से बचा सकते हैं, और होने वाली संतान कितनी बड़ी बुद्धिजीवी हो सकती है, ये इसके ऊपर करा जा सकता है। तीसरी बात जब वीडियो की स्टार्टिंग में मैंने आपको कही तो वो ये कि कोरोना काल चला था। अब देखिए कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो हम लोगों ने मिस कर दी, और मुझे भी इसका ज्ञान नहीं था। समय के साथ ही चीज होती है, आज ज्ञान हुआ है। लेकिन अगर कोरोना के टाइम पे जितने लोग बीमार हुए थे, अपने घर में आइसोलेटेड थे, सुबह शाम अगर हम अग्निहोत्र यज्ञ करते तो इसका प्रभाव बहुत उत्तम होने वाला था। ये मैं किस आधार पर कह रहा हूं, ये भी साइंटिफिक फैक्ट है, इसको आप समझे। एजी मॉन्डकर बॉम्बे के अंदर माइक्रोबायोलॉजिस्ट हैं। इन्होंने एक रिसर्च की और रिसर्च के अंदर पाया गया कि अग्निहोत्र यज्ञ जिस जगह पे सुबह शाम किया जाता है वहां पर 91.4% रिडक्शन है हार्मफुल बैक्टीरिया काउंट के अंदर। तो यानी जिस एयर में ये किया जाता है वहां पर हार्मफुल बैक्टीरिया का काउंट 91.4% तक कम हो जाता है। यानी ये जितना हमारे पास में भी वेपर्स जो निकल रहे हैं, ये हमारे आसपास के एटमॉस्फेयर को शुद्ध करने में कितना बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं बता दूं कि इन वेपर्स का हार्मफुल ना केवल बैक्टीरियल काउंट पे बल्कि जो पॉइजनस गैसेस हैं, NOx है, SOx है, इसके ऊपर भी रिसर्च हो चुकी है। माफ कीजिएगा आज मैं लेकर नहीं आया, लेकिन हो सकेगा तो डिस्क्रिप्शन में आपको जरूर दूंगा लिंक। NOx, SOx को ये जो है एब्सॉर्ब करने की अपने अंदर ताकत रखती हैं, उससे मिलता जुलता रेफरेंस मैं जरूर आपको दूंगा। इसीलिए एयर पॉल्यूशन को अग्निहोत्र यज्ञ कम करता है। तो जो लोग बोलते हैं कि पहले हमारे भारत के मनीषी जो यज्ञ करते थे उनसे वर्षा भी होती थी और उनसे ऊपर का जो पॉल्यूटेड सिस्टम है वो खत्म होता था, अग्निहोत्र यज्ञ से 100% प्रमाणित है
वैज्ञानिक साइंटिफिक रिसर्च पेपर्स अवेलेबल हैं जिसमें कहा जाता है इससे जो ऑक्सीजन निकलती है वो ओजोन की लेयर को दोबारा से रीडेवलप करने में मदद करती है, इसीलिए ये हमें हार्मफुल यूवी रेस से भी बचा सकती है। इतनी शक्ति इस छोटे से कुंड में किए गए इस 2 मिनट के यज्ञ में अवेलेबल है। रेडिएशंस की मैंने न्यूक्लियर रिएक्टर्स की आपसे बात करी, अगर उनके आसपास ये हो तो रेडिएशंस के लेवल कम हो सकते हैं। क्या इस पे कोई रिसर्च हुई? यस, एल मेटला ने एंटोनिन कोस्का पोलैंड में इन्होंने सोयल, जब इन्होंने ये वहां के न्यूक्लियर रेडिएशंस के पास में जब इन्होंने ये अग्निहोत्र यज्ञ किया न्यूक्लियर रिएक्टर्स के पास, तो ये पाया गया ये यज्ञ करने से सॉइल के अंदर जो रेडियो एक्टिविटी थी वो बहुत हद तक रिड्यूस होनी शुरू हो गई। और ये उन्होंने जो रिसर्च थी एक हाई गामा रेडिएशन एरिया के अंदर की थी। तो सोचिए अगर किसी यज्ञ के अंदर की गई वेपर से जो गामा रेडिएशंस हैं उनके ऊपर वो रिडक्शन हो रही है, तो जो मैंने अभी पहला प्रमाण दिया कि नाइट्रोजन और जो हमारे पास में SO2 गैस हैं, सल्फर डाइऑक्साइड है, इनको एब्जॉर्ब करने में कितना बड़ा रोल प्ले कर सकती है। इसीलिए कहा जाता है ना केवल पॉल्यूशन बल्कि रेडिएशन तक को ये एब्जॉर्ब कर सकती है। अब इसके दूसरे भाग की तरफ आते हैं जो मैंने आपको बताया था। दूसरा भाग है लंग डिजीज, कैंसर और पानी की प्योरिफिकेशन। इसके ऊपर इसका क्या रोल रहने वाला है। ये जो हमारे पास में कुंड था, अब आप देख रहे हैं ये कुंड जो है पूर्ण रूप से प्रज्वलित हो गया, और प्रज्वलित होने के बाद में थोड़ा गर्म था, मैंने नीचे कॉपर की प्लेट थी, ध्यान नहीं रहा, हाथ लगाया। तो अब इसके अंदर क्या हुआ कि मैंने जैसे कहा था जब तक अग्नि प्रज्वलित रहे तब तक तो हम बैठेंगे, उसके बाद में हम जा सकते हैं। अब जब ये ठंडी हो जाएगी तो क्या बनेगी इसमें से? राख। राख किसकी बनेगी? देसी गाय के शुद्ध गोबर के कंडों की राख। अब मैं आपको बताता हूं देसी गाय के गोबर के कंडों की राख के ऊपर जो रिसर्च हुई है वो हमारे किस प्रकार से काम आने वाली है। देसी गाय के गोबर के कंडों के रिसर्च जो हुई है, अगर आप करेंगे 2019 और 2020 में, ये हमारा सौभाग्य है, हमारा देश जाग रहा है। तो 2019 और 2020 में हमारे वैज्ञानिकों ने वो रिसर्च करी जो वेदों और पुराणों के अंदर थी बात, और वो 100% सच साबित हुई है। अब समझिए वो रिसर्च क्या है। सबसे पहले जो है रिसर्च का मैं रेफरेंस जो है वो आपको दे रहा हूं, आप इसको जो है सर्च कर सकते हैं और डिस्क्रिप्शन के अंदर भी ये लिंक रहेगा। ये सारी रिसर्च के रेफरेंस आपके पास अवेलेबल रहेंगे, आप खुद उन्हें जाकर पढ़ सकते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि पानी जो हमारे घर के अंदर है इसको अगर हमें प्योरीफाई करना है, राइट, तो कैसे प्योरीफाई करोगे? हमारे आज से 100 साल पहले, 200 साल पहले घर में जितना पानी आ रहा था वो कहां से आ रहा था? नदियों से आ रहा था, शुद्ध पानी था, गंगा जल था, पीते थे, खुश रहते थे। अंग्रेजों ने कहा नहीं भैया इसको तो पोल्यूट कर दो, पोल्यूट कर दिया और कहा घर में लगा दो आरओ लगा लिया। तो आरओ से उन्होंने बोला अब शुद्ध हो गया, अब ये तुम्हारा गंगा जल है। अब हमें पता चल रहा है वो आरओ का पानी जो था उसमें तो मिनरल नहीं थे, तो उसने शरीर को खत्म किया। तो यानी कि रिवर्स ऑस्मोसिस से आने वाला पानी हमारे लिए नुकसानदायक है। इसमें हजारों आर्टिकल्स आपको मिल जाएंगे। अगर आरओ नहीं यूज करोगे अपनी मशीन में तो क्या यूज करोगे? यूवी रेडिएशन। यूवी रेडिएशन माइक्रोब्स को किल कर सकती है, लेकिन अगर आपके पानी के अंदर कैडमियम, मरकरी और आर्सेनिक है, इसको यूवी रेडिएशन खत्म नहीं कर सकती। तो यानी मशीन के अंदर यूवी रेडिएशन लगवाने का कोई फायदा नहीं, रिवर्स ऑस्मोसिस का कोई फायदा नहीं, यूवी रेडिएशन का कोई फायदा नहीं। जब सरकार हमारे घर में पानी देती है तो क्या करके देती है? क्लोरीन ऐड करके देती है। अगर क्लोरीन ऐड करके देगी तो क्लोरीन अगर उसमें पानी में पत्ते हुए या कुछ भी ऐसा हुआ उसके साथ भी रिएक्ट करके वो ट्राईएलोमीथेन बनाता है जो कि कार्सिनोजेनिक है। अगर ज्यादा क्लोरीन का इस्तेमाल कर दिया जाए तो वो रिएक्शन करके ट्राईएलोमीथेन बना सकता है। इस पर स्टडीज उपलब्ध हैं जो कि शरीर में कैंसर उपलब्ध कर सकता है, उत्पन्न कर सकता है। तो यानी कि क्लोरीन ऐड करके भी समाधान नहीं है। बॉइलिंग अगर आप कर दोगे पानी की तो माइक्रोब्स को किल कर सकते हो, लेकिन उसके अंदर जो हैवी मेटल्स हैं उनको खत्म नहीं कर सकते। तो मुझे ये बताइए इतनी साइंटिफिक एडवांसमेंट करने के बाद में जब आप अपने परिवार को शुद्ध जल ही नहीं पिला पा रहे तो हमने पिछले 100 सालों में किया क्या है? समझदार तो वही लोग थे जो 100 साल पहले हो सकता है उनके पास जाने के लिए गाड़ियां ना हो, उड़ने के लिए एरोप्लेन ना हो, लेकिन परिवार में अपने परिवार को, अपने बच्चों को जल तो शुद्ध पिला पा रहे थे नदी का। इस समस्या का समाधान करता है ये अग्निहोत्र यज्ञ। अग्निहोत्र यज्ञ में हमने जो अभी कंडों का प्रज्वलन किया उसके बाद में जब ये राख बनेगी, इस राख को हम छान भी सकते हैं, नहीं तो सीधा इस राख को हम पानी में ऐड कर सकते हैं।
अब मैं आपको बताता हूं कि पानी में ऐड करने से होगा क्या। पी मुलर इटॉल ने 2014 के अंदर एक रिसर्च की जिसमें उन्होंने पाया कि जो ये काऊ डंग ऐश है इसके अंदर हैवी मेटल क्रोमियम को एब्जॉर्ब करने की अप्रतिबिंब क्षमता है। 61% सिलिका होता है इसके अंदर जो क्रोमियम जैसे आयन को भी एब्जॉर्ब कर सकता है। तो हमने बताया क्रोमियम एक हैवी मेटल होता है और उसको एब्जॉर्ब करने की क्षमता इसमें है। जब हम इसकी राख को पानी में डालेंगे तो पानी के अंदर के हैवी मेटल्स को ये एब्जॉर्ब कर सकता है। ये इस रिसर्च से निकलकर साबित हुआ था। इसके बाद में जो रिसर्च हमारे पास में हुई वो रिसर्च पेपर मैं आपके साथ में अभी ऊपर शेयर कर रहा हूं और ये रेफरेंस में भी है। इसके अंदर ये देखा गया कि जितने भी सीवेज तक के पानी को लिया गया जो गटर का पानी होता है और ये देखा गया कि अगर इसमें ताकत हुई तो क्या इसके अंदर जाकर वो उस पानी को भी स्वच्छ कर सकता है। तो जब ये रिसर्च की गई तो पता चला नॉर्मल टैप वाटर लिया गया, सीवेज वाटर लिया गया और ऐसा पानी लिया गया जिसके अंदर जो है ये जो काऊ डंग ऐश है इसको ऐड किया गया। तीनों का कंपैरिजन किया गया। जब कंपैरिजन किया गया तो पता चला जो नॉर्मल टूटी का पानी हमारे घर में आता है उसका पीएच 6 था, लेकिन जिस पानी के अंदर हमने अग्निहोत्र यज्ञ किया काऊ डंग ऐश को हमने जब डाला तो 6.8 पीएच गई। ये आप जानते हैं कि पानी की पीएच जो थोड़ी एल्कलीन होती है वो शरीर के लिए उतनी उत्तम होती जाती है और पानी की न्यूट्रल पीएच तो 7 है। तो 6 से ये एसिडिक से हमें 6.8 तक लेकर गया जो हमारे शरीर के लिए स्वास्थ्यवर्धक सिद्ध हुआ। दूसरी स्टडी जो उसी पानी पे की गई वो था एमपीएन जिसको बोलते हैं मिनिमम पोर्टेबल नंबर ऑफ क्लोरीफॉर्म। एक तरह से ये समझिए कि बैक्टीरियल काउंट है, हार्मफुल बैक्टीरियल काउंट। जो नॉर्मल टूटी का पानी था उसके अंदर ये 34 के स्केल पे पाया गया। जो ऐसा पानी था जिसमें काऊ डंग ऐश डली हुई थी उसमें ये 14 पाया गया। सबसे सुनहरी बात, जब सीवेज का पानी लिया गया और सीवेज के पानी को 9 घंटे रखा गया और 9 घंटे ऐसे पानी को रखा गया जिसमें देसी गाय के गोबर के कंडों की राख थी। तो जिस पानी में देसी गाय के गोबर के कंडों की राख थी उसके अंदर एमपीएन जो था वो 8 पाया गया, उसका स्कोर 8 पाया गया। जो सीवेज का पानी था उसमें 1066 पाया गया। तो आप ये समझिए कि जो पानी के अंदर हम काऊ डंग का राख डालते हैं उसके अंदर बैक्टीरियल काउंट जो मैंने शुरू में आपको कहा था 91% तक रिड्यूस हो जाता है। ये उसका सीधा सीधा प्रमाण है जो आपको मिलने में मिला। हमारे वेदों और पुराणों में ये लिखा गया कि डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो होती है, जो पानी के अंदर प्राण शक्ति होती है, ये जब हम जल पीते हैं तो ये हमारे शरीर के अंदर जाके ऑक्सीजन देता है जिसे वेदों और पुराणों में प्राण शक्ति कहा गया। तो ये अगर हमारे शरीर में रहेगी तो शरीर स्वस्थ रहेगा। जब साइंटिफिक ने डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन लेवल टेस्ट किया तो पता चला जो सीवेज का पानी होता है गटर का उसमें इसका स्कोर 1.3 आता है। जो ऑक्सीजन है उसमें समझिए 1.3 है। जो टूटी और टैप का पानी होता है इसमें 2.94 है। लेकिन ऐसा पानी जिसमें देसी गाय के गोबर के कंडों की राख डाली जाए तो उसमें 4.976 पाया गया। इसी आधार पे कहा जाता है, अब मैं बात पर आता हूं, जब हमने अग्निहोत्र यज्ञ किया तो इससे बनने वाली राख को अगर हम पानी में डाल के पिए तो हमें क्या क्या फायदे होने वाले। उस पानी में उपस्थित हैवी मेटल्स को एब्जॉर्ब करने की क्षमता बढ़ जाएगी। हमारा पानी ऑटोमेटिकली एल्कलीन हो जाएगा जो शरीर के लिए अच्छा है। उस पानी के अंदर जो बैक्टीरियाज हैं, जो हार्मफुल बैक्टीरियाज हैं, उनके काउंट को कम कर दिया जाएगा और उसके अंदर की प्राण शक्ति यानी ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएंगे। ये चारों चीजें साइंटिफिक रिसर्च के आधार पर मैं आपको बता रहा हूं जो होना इसमें संभव है। और इसके आधार पर यह पाया गया कि पैथोजेंस का जो डिक्रीज इसके अंदर है। एक और रिसर्च हुई थी जिसमें पाया गया अगर 9 घंटे तक इसको डाल दिया जाए पानी में तो पैथोजेंस को 99.24% तक ये कम करने में कामयाब है। तो ये चीज आपको बताती है कि अगर अग्निहोत्र यज्ञ हमने अपने घर में कर लिया सुबह शाम तो इससे उत्पन्न राख को अपने जल के अंदर डाल दें। जल में कितनी डाल सकते हैं इसकी भी लिमिट है उसमें तय की गई। 1 लीटर में अगर 6 ग्राम तक डाल दी जाए यानी 1 चम्मच मान लीजिए अंदाजा 1 लीटर में डाल दी जाए और 9 घंटे तक छोड़ दी जाए तो वो जल हमारे लिए सर्वोत्तम सिद्ध होगा। और अगर चुटकी भर भी डाल दी जाए
तब भी ये अपना एक्शन पूर्ण रूप से दिखाएगा। लेकिन जो 99% के सक्सेस रेट मैंने आपको बताए हैं वो 9 घंटे और 6 ग्राम पर लीटर के हिसाब से अपने को ये रिसर्च उपलब्ध हुए। लेकिन चुटकी भर भी डाली जाए तो सब ऑप्टिमल डोज नहीं, ऐसा नहीं है कि कम असर, थोड़ा असर जो है उसके अंदर वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो है वो धीरे काम करेगा, लेकिन उसका प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रभाव नहीं डालेगा, लेकिन इसकी मैक्सिमम डोज मैंने आपको बताई। अब इस प्रकार से अग्निहोत्र यज्ञ से उत्पन्न राख, अब इसके ऊपर मैंने थ्योरी आपके साथ शेयर कर दी, जितनी रिसर्च हुई उसको शेयर कर दिया। हमारा और आपका फर्ज बनता है प्रैक्टिकली इसको घर में करके देखना, समझना और जानना। ये रिसर्च केवल वैज्ञानिकों के हाथ का विषय तो नहीं है। भारत के मनीषी जो थे उनके पास में कोई बड़े बड़े इक्विपमेंट्स तो नहीं थे, वो केवल सूझबूझ और कॉमन सेंस के साथ में रिसर्च करते थे और अपने शरीर को बहुत सारे रोगों से बचा लेते थे। अब क्योंकि मैंने बताया ये रिसर्च 2019-20 में ही आनी शुरू हुई है, भारत अभी जागृत हो रहा है, तो धीरे धीरे ये रिसर्च हमारे पास और आएंगी। तो अगर आप वेट करना चाहते हैं तो वेट करें, नहीं तो मैं ये हमेशा कहता हूं, कॉमन सेंस ये कहती है वेदों पुराणों की बातें अगर 90% तक सही हो गई हैं तो बाकी 10% भी सही हो जाएंगी। यूज करना थोड़ी थोड़ी मात्रा में हम शुरू कर सकते हैं। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, जब हम इस्तेमाल करेंगे तो हमें खुद पता चलने लग जाएगा कि शरीर के लिए लाभदायक है या नहीं। ध्यान ये रखना है कि एक एक सामग्री जो हमारे पास आ रही है वो शुद्ध आए। अगर गलत सामग्री आएगी तो उससे उत्पन्न होने वाला रिजल्ट भी गलत होगा। तो पानी की प्यूरिफिकेशन किस प्रकार से ये कर सकता है उसके मैंने आपको सारे प्रमाण दे दिए, यूज करने का मैंने तरीका बता दिया। कल से मैं अपने घर में करना ये शुरू करूंगा, विद इन 1 मंथ में ये शुरू कर दूंगा, और जो प्रैक्टिकल रिजल्ट्स इससे आएंगे उसको नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे। तब तक आप भी अगर अपने घर में कर सकें तो बहुत उत्तम है। रिसर्च करने का विषय है, हमें खुद करनी चाहिए। किसी ने कहा है इसलिए हम मान ले, इसलिए नहीं, वो हमारे लिए डायरेक्शन हो सकती है। ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हम खुद उस पर रिसर्च करें तो हमें रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। तो पानी को प्योरीफाई करने का तरीका बताया। 2 चीज जो आखिरी रह गई वो था कैंसर और लंग डिसीज। पानी के अंदर ही ऑक्सीजन लेवल बढ़ा रहा है। वेदों और पुराणों के अनुसार जिनको लंग्स की प्रॉब्लम होती है तो वहां क्या होगा, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंसान की कम हो जाएगी। वहां पर इस राख का पानी इंसान के लिए संजीवनी का काम कर सकता है। जल के अंदर इसको ऐड करना चाहिए, चुटकी मात्र 1 गिलास पानी में ऐड करना चाहिए, मिक्स करना चाहिए और पिलाना चाहिए। इससे लंग्स की प्रॉब्लम, जिनको अस्थमा है, सीओपीडी है, इन सारे केसेस में काफी राहत मिल सकती है। ऐसा जो स्टडी कहती है उससे इन्फ्रेंस निकाला जा सकता है, और वेदों और पुराणों में तो ये पहले ही वर्णित है। कैंसर के अंदर कैसे कामयाब हो सकती है ये? कैंसर के अंदर शरीर के अंदर एक के बाद एक सेल्स तेजी से ग्रो होते हैं, और ये हमें पता है कि प्लास्टिक के यूज से या कार्सिनोजेनिक मटेरियल्स के यूज से ये सारी चीज हुई है। अग्निहोत्र यज्ञ का होम अगर घर में किया जाए, या जो हमने ऐश बोली है वो ऐश का इस्तेमाल किया जाए, तो शरीर के अंदर ट्यूमर सेल्स की ग्रोथ के अंदर काफी हद तक कमी मिल सकती है। इस पर और रिसर्च होने की आवश्यकता है, लेकिन भारत के आयुर्वेद सिस्टम ने इसको अप्लाई करना, इसको यूज करना शुरू कर दिया है। जिन घरों के अंदर फाइनल स्टेज के अंदर पेशेंट है, जिनको लगता है हमारे पास कोई रास्ता नहीं है, वहां पर अग्निहोत्र होम से निकलने वाली यज्ञ की राख को इस्तेमाल हमें करना चाहिए। ये तर्क संगत है, बुद्धि संगत है, करेंगे और हमारे पेशेंट को लाभ हो जाता है, तो इससे बड़ी बात जीवन में हमें और कोई उपलब्धि नहीं मिल सकती। तो आज की इस वीडियो में मैंने आपको अग्निहोत्र यज्ञ करने का तरीका बताया। हमने आपको बताया कि किस प्रकार से जो है इसके बेनिफिट्स हमें होने वाले हैं, और ये देखिए हमने जो किया था उनकी राख जो है ये हमारे पास में सब अब तैयार हो गई है। इसी राख को आप अपने दंत मंजन के अंदर इस्तेमाल, जो हमारे पहले मनीषी होते थे वो कहते थे कोयला जो रगड़ते हैं वो यही राख होती थी, ये दांतों पर रगड़ते थे। और आज देखिए कोलगेट कंपनी जो है उसी के अंदर कह रही है कि हम चारकोल ऐड करके दे रहे हैं और आप खरीद लीजिए। देखिए आपके सामने सारी चीजें बहुत ही इकोनॉमिकल तरीके से भारत के पूर्वजों ने, हमारे पूर्वजों ने हमें उपलब्ध कराई थी। हमने अपनी संस्कृति को नकारा है, जानने का प्रयत्न नहीं किया। जो वो वनों में बैठकर रिसर्च करते थे, हमारी ये ड्यूटी बनती है हम अपने घरों में बैठकर जितना ईश्वर ने समय दिया है उसका उपयोग करते हुए रिसर्च करें, और उसमें से जो उत्तम चीजें हैं उनको अपने परिवारों को वापस सौंपें, ताकि
जो ये पाश्चात्य संस्कृति से उत्पन्न हुई समस्याएं हैं, इनका हल निकाला जा सके। पूरी दुनिया में मॉडर्न साइंस को केवल भारतीय एंशिएंट वैदिक साइंटिफिक रिसर्च सिस्टम ही चुनौती दे सकता है। मॉडर्न साइंस से ऊपर इस वक्त दुनिया में कुछ नहीं है। अगर कुछ है तो वेदों और पुराणों में छुपे हुए ये रहस्य हैं, जिनको हम आपके पास लाने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमारी कोशिश यही है कि भारत के अंदर जितनी पुरानी इस प्रकार की हमारे पास में जो विज्ञान है, ज्ञान है, इसको दोबारा से आप तक लाने का प्रयत्न किया जाए। आप खुद भी कोशिश करिए। अच्छी चीज़ें अगर आपके पास उपलब्ध नहीं होती तो हम कोशिश कर ही रहे हैं अच्छे से अच्छी चीज़ आप तक लेकर आने की। आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, नहीं तो अपने पास की गौशालाओं को दोबारा से जीवंत करने का प्रयत्न करें। हर वीडियो के अंदर, मैक्सिमम वीडियोस में ये बोलता हूं, जिस दिन भारत में गौशालाएं दोबारा से जीवंत हो गई, हमारे और आपकी बहुत सारी समस्याओं का समाधान उस गौशाला से होने वाला है। गायें पूरे के पूरे जो देसी गायें हैं, भारतीय देसी गायें हैं, ये हमारे पूरे इकोनॉमिक सिस्टम का आधार है। अगर हमने इनकी सेवा करी, इनको जीवित रखा, तो भारत उन्नति के मार्ग पर स्वतः ही आगे बढ़ जाएगा। तो मेरी उम्मीद है कि उन सभी लोगों से जो रिवीजन के तौर पर बता दूं, अगर आपके घर के अंदर कोई भी ड्रग एडिक्ट है, अल्कोहल एडिक्ट है, वो वापस आ सकता है अग्निहोत्र यज्ञ से। घर में कोई कैंसर पेशेंट है, वापस आ सकता है अग्निहोत्र यज्ञ से। अगर आपके घर में कोई प्रेग्नेंट विमेन है, होने वाली संतान को आप लाभ पहुंचा सकते हैं अग्निहोत्र यज्ञ से। आपके घर के अंदर कोई मेंटल किसी को प्रॉब्लम है, बच्चों को, वहां पर अग्निहोत्र का यज्ञ उन्हें वापस लेकर आ सकता है। इसमें इतनी ताकत है। इससे उत्पन्न होने वाली राख को आप पानी के अंदर डाल के पानी को प्योरीफाई कर सकते हैं। आपके घर में किसी को अस्थमा, ब्रोंकाइटिस की प्रॉब्लम है, प्राण शक्ति बढ़ाने में इसकी राख का जो है इस्तेमाल हो सकता है। ये सारे लोग जिनकी मैंने बात करी है, और जो लोग रिटायर्ड हैं, जो घर में रहते हैं, हाथ जोड़कर आपसे विनती है, अग्निहोत्र यज्ञ का कल से करना शुरू करें। एंटीवायरल एक्शन आपके घर की ऑरा को इंप्रूव करने में, पीस, ट्रैंक्विलिटी, स्ट्रेस को कम करने में ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला है। मुझे उम्मीद है इस वीडियो से आपको ये सारी जानकारी मिली होगी। 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों का जवाब और दे देता हूं। कई लोग ये सोचते हैं कि अगर हमने आज सुबह और शाम शुरू करा, किसी वक्त मिस हो गया, तो इसका कोई भी नुकसान नहीं है। जितना घर में करेंगे उतना लाभ है, लेकिन सही नहीं हुआ, गलत हो गया, उसका कोई नुकसान हो जाए, नुकसान इसका कुछ नहीं है। केवल और केवल हाँ, इंग्रेडिएंट्स अगर आपने इसमें कल को पॉइजनस डाल दिए, तो इससे निकलने वाली जो वेपर्स होंगी वो फिर पॉइजनस होंगी। तो इंग्रेडिएंट्स का आपको विशेष तौर पे ध्यान रखना होगा। अदरवाइज विधि के अंदर मंत्र नहीं हुआ तो प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन नुकसान कर जाए ऐसा नहीं है। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना है। इसका नुकसान कुछ नहीं है। कहीं पर भी बैठकर कर सकते हैं। ऊपर छत पर बैठ के सूर्योदय के समय भगवान सूर्य को देखते हुए करेंगे तो बहुत उत्तम, नहीं तो घर के अंदर बैठ के भी कर सकते हैं। हर जगह से, किसी भी दिशा में, किसी भी तरीके से बैठकर करें, ये आपके लिए पूर्ण रूप से लाभदायक होने वाला है। करेंगे कौन? हमारे घर के जो फैमिली हेड हैं, अगर वो करेंगे तो उनका लाभ पूरे परिवार को मिलने वाला है। अगर वो नहीं है तो घर में माता जी कर सकती हैं, घर की कोई भी गृहिणी कर सकती हैं, किसी भी समय, किसी भी अवस्था में। समय तो सॉरी इसका निर्धारित है, कभी भी आप इनको कर सकते हैं। अगर आप घर में नहीं है तो आपके घर के सर्वेंट तक इसको कर सकते हैं। तो ये समझिए, जो इसको करेगा उसको तो पूर्ण रूप से लाभ होगा। जिस स्थान पर ये होगा वहां पर इसका लाभ जो है चारों दिशाओं में होने वाला है। और मैं आपको बता दूं, इस यज्ञ से निकलने वाली जो ऑरा है 8-8 किलोमीटर तक, वो उस एरिया के पॉल्यूशन को खत्म कर देती हैं। इतनी रिसर्च तक के पेपर्स जो है उपलब्ध हैं। तो जितने रिसर्च के रेफरेंसेस हैं वो उनमें नीचे मैं शेयर कर रहा हूं, वीडियो के अंदर भी आपके साथ शेयर करेंगे। आप भी इसके ऊपर और रिसर्च करिए, और कुछ और अगर आपको फैक्ट्स पता चलते हैं तो हमारे साथ कमेंट्स में जरूर शेयर करें। हम सभी बंधु एक साथ भारत में मिलकर भारत को विश्व गुरु बनाते हुए, अपने परिवार को निरोगी बनाते हुए भारत देश को आगे बढ़ाएं, इसी आशा में। भारत वंदे मातरम।